व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हैलोजन का संयोजन। हैलोजन का संयोजन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन्स में आपको मिलेगा और क्लास 12 के हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स और अल्कोहल में भी मिलेगा। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हैलोजन का संयोजन मतलब यहां पर हम लेंगे अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां इसका संयोग एल्कीन और अल्काइन में किस तरह होता है इसे समझना है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, अगर हमारे पास एल्कीन है, जैसे हमने यहां पर इथीन ले लिया, अब जब यह ब्रोमीन यानी Br2 जिसका रंग लाल और नारंगी होता है, आप अपने लैब में जब स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ब्रोमीन का जो कलर होता है वह लाल नारंगी रंग का होता है, ऑरेंजिश होता है। और यहाँ पर जब हम इसे एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। कैसे? तो ब्रोमीन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन जब एल्कीन से अभिक्रिया करता है तो हमें प्रोडक्ट में देता है यहां पर 1,2 डाइब्रोमो। यहां पे हमें देगा 1,2 डाइब्रोमो। ठीक उसी प्रकार अगर हमने यहां पर साइक्लोहेक्सिन ले लिया, यहां पर हमने साइक्लोहेक्सिन ले लिया और हमने यहां पर Br2 CCl4 लिख दिया, तो ठीक इसी प्रकार यहां पे ब्रोमीन किस प्रकार, यहां पर भी यह 1,2 डाइब्रोमो हमें देगा। बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं। CH3 यहां पे हमने लिखा CH2, यहां पे हमने CH3 CH2 लिखा और यहां पे हमने लिख दिया क्लोरीन Cl2, यहां पे सिर्फ हमने क्लोरीन लिख दिया और जब हम इसे अभिक्रिया कराएंगे तो यह हमें देगा CH3, यहां पर क्लोरीन और यहां पे हमारा जुड़ जाएगा क्लोरीन। लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, यहां पर यह जो एडिशन होता है, जो योग होता है, वो किस तरह होता है, वो चीज हमें समझनी है। तो हैलोजन का संयोजन किस मैकेनिज्म पर आधारित है, यहां पर मध्यवर्ती क्या होता है, ये सभी बातें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हैलोजन का संयोजन। हैलोजन का संयोजन एल्कीन से संयुक्त होकर हैलोजन जैसे ब्रोमीन हो या क्लोरीन यहां पर सन्निध डाई हैलाइड देते हैं। सन्निध डाई हैलाइड, जिसे हम विसिनल डाई हैलाइड भी बोलते हैं। यहां पर सन्निध डाई हैलाइड का मतलब है 1 और 2 पोजीशन, यानी 1-2 पोजीशन पे, जैसे हमने देखा यहाँ पे क्लोरीन और हमारा ब्रोमीन अटैच हुआ है। यहाँ पर आयोडीन उस स्थिति में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रोमीन का जो रंग लाल नारंगी रंग का होता है, जब वह एल्कीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो उसका रंग लुप्त हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं, हम देखते हैं कि जब ब्रोमीन का एडिशन नहीं हुआ था तो यहाँ पर यह लाल नारंगी रंग का था, यहाँ पर यह लाल नारंगी रंग का था। जब यहाँ पर इसका एडिशन हो गया तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन का कलर चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है, रंग लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये बात समझी। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग ये है कि मान लीजिए आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर आपके हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम ब्रोमीन के उपयोग से ये समझ सकते हैं कि दिया हुआ यौगिक हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा। तो देखिए यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि ब्रोमीन द्रव्य का लाल नारंगी रंग असंतृप्त स्थान पर ब्रोमीन के जुड़ने के पश्चात लुप्त हो जाता है। मतलब यहां पर हमने देखा कि असंतृप्त पोजीशन क्या है, यहां पर असंतृप्त पोजीशन यानी हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड में ब्रोमीन का एडिशन हुआ तो ब्रोमीन का रंग लाल या नारंगी था, लेकिन जब एडिशन होने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है और रंग लुप्त हो जाता है, चला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर समझी।
इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण के लिए होता है। हमें जब आप लैब में जाएंगे तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आपके टीचर्स आपको ब्रोमीन का द्रव्य देंगे और बोलेंगे कि असंतृप्तता का पहचान करें। तो यहाँ पर अगर आपका दिया हुआ यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है या अल्काइन है या कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उसका रंग ब्रोमीन के डालने के पश्चात पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। एल्कीन पर हाइड्रोजन का योग इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें चक्रीय हैलोनियम आयन का निर्माण होता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चक्रीय हैलोनियम आयन, ये मैकेनिज्म के द्वारा हम इसे समझेंगे। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन रागी का एडिशन पहले होता है तो हम उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया बोलते हैं। जैसा कि हमने मार्कोनिकफ नियम में भी देखा था कि वहां पर H+ का पहले एडिशन होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया है। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल में एल्कीन का एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं Br2 और ब्रोमीन को हम इस प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे Br2, अगर हम इस Br2 को यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम ब्रोमीन को तोड़े तो किस तरह तोड़ सकते हैं। एक आपका बनेगा ब्रोमीन प्लस और एक बनेगा आपका ब्रोमीन माइनस, एक बनेगा आपका ब्रोमीन प्लस, एक बनेगा आपका ब्रोमीन माइनस। तो यहाँ पर जो हमारा एल्कीन है यह एक नाभिक रागी है, यहाँ पर यह एक नाभिक रागी है और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह ब्रोमीन प्लस के ऊपर आक्रमण करेगा, ब्रोमीन प्लस के ऊपर आक्रमण करेगा इस प्रकार। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए इसने ब्रोमीन प्लस के ऊपर आक्रमण किया। तो जब यह इस ब्रोमीन प्लस के ऊपर आक्रमण करेगा तो यह ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ब्रोमीन निकाल के हमने ब्रोमीन माइनस में परिवर्तित कर दिया, तो यह ब्रोमीन माइनस बनकर निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक कार्बोधनायन बनेगा और यहाँ पर हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा ब्रोमीन अटैच हो गया और यहाँ पर हमारा ब्रोमीन माइनस है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रोमीन के पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन टोटल 7 होता है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस तरह से हमें दिखाई देंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन जो एकाकी युग्म है यहां पर कार्बोधनायन के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की है कमी और यहां पर है इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जब यहां पर यह इस प्रकार जुड़ेंगे तो आप देखेंगे एक चक्र बनेगा, एक चक्र बनेगा। तो यहां पर हम देखते हैं ये चक्र बना है, क्योंकि ब्रोमीन ने अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म दिया है। तो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस, और यहां पर ये कार्बोकटायन से या इस प्रकार परिवर्तित हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास था ब्रोमीन माइनस। अब ब्रोमीन माइनस क्या करेगा, इस चक्र को तोड़ेगा, क्योंकि यह बहुत अस्थाई है, क्योंकि यह बहुत अस्थाई है। अब यहां पर इस चक्र को तोड़कर ब्रोमीन माइनस हमें हमारा फाइनल कंपाउंड देगा। वह इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो यहां पर यह चक्र इस प्रकार टूट जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट में ब्रोमीन 1,2 ब्रोमीन डाइब्रोमो इथेन मिल जाएगा। तो यहां पर यह अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो यह 1,2 डाइब्रोमो
इथेन कहलाएगा। तो बच्चों यह है मैकेनिज्म। यहाँ पर हमने क्या समझा कि यहाँ पे जो हमारा मध्यवर्ती है वह एक चक्रीय हैलोनियम आयन है। या क्या है बच्चों? चक्रीय हैलोनियम आयन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चक्रीय हैलोनियम आयन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं यह एक चक्रीय हैलोनियम आयन है। यहाँ पे आप इसे लिख लीजिए, यह चक्रीय हैलोनियम आयन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको यह मैकेनिज्म आना चाहिए, लेकिन इस मैकेनिज्म का आइडिया होना बहुत जरूरी है। इस मैकेनिज्म के आइडिया से हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पर जो ब्रोमीन अटैच होगा वह एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब जब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो एक ब्रोमीन आगे की ओर और दूसरा ब्रोमीन पीछे की ओर होगा। मतलब अगर एक टूटी हुई रेखा पर है तो एक डार्क लाइन पे होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम करते हैं और समझते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर दोनों ब्रोमीन जुड़ेंगे, लेकिन उन ब्रोमीन का डायरेक्शन क्या होगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो हमने देखा कि मान लीजिए हम अगर यहाँ पे मध्यवर्ती लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर मध्यवर्ती लिया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ये स्थिति उत्पन्न होगी, यह स्थिति आएगी, ये स्थिति आएगी। अब बच्चों जब यहाँ पे ब्रोमीन माइनस अटैक करेगा तो वह इस प्रकार अटैक करेगा कि वह इस ब्रोमीन के सामने ना आए। मतलब वह बैक साइड अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? या पीछे से आक्रमण करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक साइड अटैक होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर अगर एक ब्रोमीन डार्क लाइन पे है, अगर एक ब्रोमीन डार्क लाइन पे है तो दूसरी ब्रोमीन टूटी हुई रेखा पर होगी, एक यहाँ पर इस तरह होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया। एक और डिफिकल्ट प्रश्न को लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया और यहाँ पर एक CH3 लगा दिया। अब देखिए आप ये बात जानते हैं, अगर आपको नॉर्मल आंसर पता है तो बच्चे क्या करेंगे, अगर आपको स्कूल के एग्जाम में लिखना है तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर CH3 लिख देंगे और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा उसे समझते हैं। यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार से यहाँ पर हमने 3D का यूज नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्थिति उत्पन्न होगी। अगर आपका CH3, यहाँ पर हम दो स्थिति लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो स्थिति क्या होगी कि अगर आपका CH3 यहाँ डार्क लाइन पर है, अगर आपका CH3 डार्क लाइन पे है तो इस पोजीशन या इस कार्बन पर जो ब्रोमीन आएगा वह टूटी हुई रेखा पर होगा। मतलब इस कार्बन पर जो ब्रोमीन आएगा वह डार्क लाइन पर होगा। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ में आई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यहाँ पर अगर CH3 हमारा टूटी हुई रेखा पर है, अगर CH3 हमारा टूटी हुई रेखा पर है तो ब्रोमीन उस कार्बन पे, हम यहां लिखते हैं बच्चों, यहां पर हम देखेंगे कि अगर हमारा CH3 टूटी हुई रेखा पर है तो इस कार्बन पर ब्रोमीन डार्क लाइन में होगा, यहां पर या डार्क लाइन में होगा। और इस स्थिति में इस कार्बन पर या टूटी हुई रेखा पर होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको IIT JEE और नीट में पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्नों को और देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन आपको दिया गया है, डबल बॉन्ड दिया गया है, किस तरह से एडिशन होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्रोमीन को यहाँ पे इस तरह से
लगा देना है। अगर आपको स्टीरियो के बारे में पूछा जाए तो पूरी तरह से स्टीरियो को समझाना है, और नहीं तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर है, और डबल बॉन्ड जब यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन आएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ब्रोमीन की प्रेजेंस में चीजों को समझना बहुत आसान है, लेकिन अगर यहाँ पर एक्वस मीडियम हो तब क्या होगा। ब्रोमीन की प्रेजेंस में एल्कीन के रिएक्शन को ब्रोमीन के साथ जोड़ना बहुत आसान है, बहुत इजी से कर लेते हैं बच्चे। लेकिन जब अगर बात करें हम एक्वस मीडियम की, जैसा कि अगर हमारे पास प्रश्न हो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो और यहाँ पर हमें Cl2 और यहाँ पे वाटर दे दिया गया हो, जल दे दिया जाए, यहाँ पे हमें जल दे दिया जाए, तो क्या क्या अभिक्रिया पॉसिबल है इसे समझना भी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे बच्चों। यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जहां पर दोनों जगह क्लोरीन जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जल भी एक तरह से यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें एक प्रोडक्ट ये भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे आएगा, अब हम इसे समझेंगे, इसे जानेंगे। अगर मीडियम यहाँ पर जल है तो कैसे अभिक्रिया होगी उसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपको ब्रोमीन दे दिया जाए और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आपको आंसर पता है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी ब्रोमीन आएगा और यहाँ भी ब्रोमीन आएगा। तो ये तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। लेकिन सेम अभिक्रिया, सेम यहाँ पर एल्कीन को उपयोग हम करेंगे Cl2 और जल के साथ, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन को ठीक उसी प्रकार तोड़ेंगे जैसा कि हमने ब्रोमीन में तोड़ा था। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन को इस प्रकार से तोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस क्लोरीन पर अटैक होगा, ये क्लोरीन बाहर जाएगा। जब ये क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा, 2 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ पर 2 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा में क्लोरीन माइनस होगा। इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन माइनस होगा। अब क्या देखते हैं, जैसे ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर यह जुड़ जाएगा। और यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहाँ भी कार्बोकटायन की स्थायित्व का महत्व है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यह हमारा 2 डिग्री का कार्बोकटायन है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्थिति होगी CH3, यहाँ पर क्लोरीन इस तरह जुड़ेगा CH2 और यहाँ पे क्लोरीन के पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन के पास प्लस चार्ज है और यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। पहला क्या, पहला पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन माइनस आक्रमण करे इस कार्बन पर। क्यों इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकटायन बनाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। या दूसरा, हमारे पास जल भी उपस्थित है, तो जल भी तो आक्रमण कर सकता है, तो यहाँ पर यह भी स्थिति उत्पन्न होगी और रिंग ओपन हो जाएगा। अगर क्लोरीन माइनस ने आक्रमण किया तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा ये, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट होगा ये। लेकिन अगर यहाँ पे जल ने आक्रमण किया तो यहाँ पे आपको सिंपली OH लगाना है और यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोरीन।
तो इस तरह के प्रश्न आपको IIT JEE और नीट में पूछे जाते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। यहाँ पे कुछ प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और यह रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है, जबकि एक्वस मीडियम में यह रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है और खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा और वो है हमारा ये प्रोडक्ट CH2Br। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन भी है और जल भी है, और इस बात का ध्यान भी रखना है कि ये वाला जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन देगा, इस बात को याद रखना है। तो 2 डिग्री कार्बोकटायन पर ही लास्ट वाला जो नेगेटिव, जो नाभिक रागी होता है, वह आक्रमण करता है। तो इस बात को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर एक बार OH, यहाँ CH2Br, ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा यहाँ पर CH3 और यहाँ पे जो नॉर्मल ब्रोमीन वाला आंसर था वो आएगा आपका, ये एक आंसर होगा यहाँ पर। दूसरा हम यहाँ पे इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पर OH, CH2, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट होगा हमारा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पर CH2 क्लोरीन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो हमने समझी। अब यहाँ पर OH जो यहाँ पर नाभिक रागी जो लास्ट में ऐड होता है वह हमेशा 2 डिग्री कार्बोकटायन या जो भी स्टेबल कार्बोकटायन होगा वहां पर ऐड होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर जो सवाल हमने ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस पे देखा था, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपको यहाँ पे बताया गया है और इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर यहाँ पे इसका मैकेनिज्म दिखाया गया है और इस मैकेनिज्म के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो नाभिक रागी जो ब्रोमीन माइनस आपको दिख रहा है, जो लास्ट में ऐड होता है, जो हमारा नाभिक रागी है, वह हमेशा पीछे से आक्रमण करता है। पीछे से आक्रमण करता है क्योंकि आगे में ब्रोमीन जो चक्रीय हेलोनियम आयन है वो होता है, तो वह पीछे से आक्रमण करता है और प्रोडक्ट हमें देता है। तो इस तरह से हमारा यह एक प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पर एंटी मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन का एडिशन होगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। एंटी का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन का जो एडिशन है एक दूसरे के विपरीत है। अगर एक ब्रोमीन आगे की ओर ऐड होगा तो दूसरा ब्रोमीन पीछे की ओर ऐड होगा, जो कि हमने समझा था। अगर एक ब्रोमीन डार्क लाइन पर ऐड होगा तो दूसरा ब्रोमीन टूटी हुई रेखा पर ऐड होगा। मार्कोनिकफ यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर जब हम चक्रीय हेलोनियम आयन को तोड़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो आक्रमण होगा नाभिक रागी का वह एक स्थायी कार्बो धनायन यानी कार्बोकटायन पर हो। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे ये प्रश्न है जो बहुत इजी है। यहाँ पे विसिनल डाई ब्रोमाइड बनता है। बच्चों ये भी एक प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी बुक की है और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे जो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अपने से सॉल्व करिए, समझिए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब एल्कीन हो या अल्काइन हो, जब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो वह असंतृप्तता के परीक्षण के लिए किया जाता है। बच्चों अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का केस भी देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा, अगर आपका सिंपल यहाँ पे ब्रोमीन Br2CCl4 दिया गया है तो बिल्कुल एडिशन होते चला जाएगा। यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, फिर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ CH और Br मिलेगा। फिर यहाँ फिर से ब्रोमीन का एडिशन होगा और हमें फिर से यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा ये आएगा, जब तक सिंगल बॉन्ड पूरी तरह से ना बन जाए। तो ये हमारा
फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब देखिए, अगर हमने सेम इस प्रश्न में Cl2 और जल को ले लिया, Cl2 और जल को ले लिया, तो हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे OH, क्योंकि यह 2 डिग्री का कार्बोकटायन था, 2 डिग्री का कार्बोकटायन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा क्लोरीन होगा, यहाँ पे हमारा क्लोरीन होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, फिर से एडिशन होगा और इस बार भी बिल्कुल उसी तरह से एडिशन होगा जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। क्लोरीन का एडिशन वहीं पर होगा जहां पहले से क्लोरीन प्रेजेंट है और OH का एडिशन वहीं पर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। इस चीज को और हम आगे समझ सकते हैं कि अगर किसी कार्बन के ऊपर 2 OH है, अगर किसी कार्बन के ऊपर 2 OH है तो यहाँ पे जल भी निकलता है और यहाँ पे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। बच्चों, अगर आपने यहाँ तक भी समझा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज को हम आगे की क्लास में और अच्छे से समझेंगे, तो डरना नहीं है, आपको यहाँ तक तो पहुंचना ही है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अभी हमने जो भी सिखाया, 2 डिग्री कार्बोकटायन पे अटैक कैसे करना है, चक्रीय हेलिनियम आयन क्या होता है, इन सभी बातों को समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।